अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम 9th क्लास फिज़िक्स यूनिट नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस आर्टिकल 4.5 प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स इसको डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमने नट को टाइट या इसको लूज़ करना है तो हम स्पैनर का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसको हाथ से टाइट या लूज़ करना बहुत मुश्किल होता है और सम टाइम नामुमकिन भी होता है। तो तब हमने सीखा था कि अगर तो स्पैनर को हम क्लॉकवाइज रोटेट करवाएं तो नट को हम टाइट कर सकते हैं, और अगर स्पैनर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएं तो नट को हम लूज़ कर सकते हैं। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब है, यहाँ पे आप क्लॉक देख रहे हैं तो वो डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में क्लॉक के ये जो आर्म है यानी क्लॉक की जो नीडल्स हैं वो मूव करती हैं, उस डायरेक्शन को हम कहते हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और ये जैसे ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में ये मूव करती हैं, और जो डायरेक्शन इसके अपोजिट होती है वो होती है एंटी क्लॉकवाइज, जैसे ये। तो यहाँ पे अगर हम इस तरह से फोर्स अप्लाई करें स्पैनर पे कि जो नट है वो क्लॉकवाइज रोटेट करे, रोटेट करने का मतलब आपको पता है कि फ़ोर्स की वजह से अगर कोई चीज़ रोटेट करती है तो वो उसका टर्निंग इफ़ेक्ट यूज़ हो रहा होता है, तो उसे हम कहते हैं टॉर्क, टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स को। तो अगर तो हमने फोर्स ऐसे अप्लाई किया है कि जो नट है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ऐसे टॉर्क को हम कहते हैं क्लॉकवाइज टॉर्क। और अगर फोर्स इस तरह से अप्लाई की है कि नट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ऐसे टॉर्क को हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो यहाँ से हमने सीखा कि दो तरह के टॉर्क फोर्स प्रोड्यूस कर सकती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट पे बात करते हैं। सपोज़ करें ये नट है तो ये इनिशियली रेस्ट पे है। अगर एक स्पैनर से आप इसके ऊपर क्लॉकवाइज टॉर्क अप्लाई करते हैं यानी इस डायरेक्शन में, और दूसरे स्पैनर से आप इसी नट के ऊपर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अप्लाई करते हैं जो कि इक्वल है जो आपने क्लॉकवाइज टॉर्क अप्लाई किया है, तो फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि जो नट है उसमें कोई भी टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा, यानी टॉर्क प्रोड्यूस ही नहीं होगा, बॉडी रोटेट ही नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो इक्वल हों तो बॉडी में कोई रोटेशन नहीं होती और बॉडी जो है वो बैलेंस होती है। तो इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। अब इसको रीड भी कर लेते हैं। A body is balanced if the sum of clockwise movements acting on the body is equal to the sum of anti-clockwise movements acting on the body। कि अगर clockwise movements और anti-clockwise movements का सम या इनकी वैल्यूज़ जो है हम कह सकते हैं कि वो इक्वल हो clockwise और anti-clockwise movement की, तो बॉडी जो है वो रेस्ट में होती है और इसमें कोई भी रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होती। तो इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। अब प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स का अगर आप अपनी डेली लाइफ में इसका यूज़ देखें तो आपने अक्सर देखा होगा कि चाइल्ड पार्क में जो सीसा के ऊपर बैठे होते हैं, और ये जो चाइल्ड हैं ये अपने इनका जो वेट है, वेट की वजह से ये टर्निंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है, तो जिससे जो सीसा के ऊपर ये बच्चे खेलते हैं इस तरह से। अगर ये क्लॉकवाइज टॉर्क यानी इस राइट चाइल्ड की वजह से और एंटी क्लॉकवाइज चाइल्ड जो टॉर्क है वो इस लेफ़्ट चाइल्ड की वजह से दोनों इक्वल आ जाएँ तो ये सीसा जो है वो रेस्ट में आता है, तो इसमें कोई भी टर्निंग इफ़ेक्ट नहीं होता। तो इसी को बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। थैंक यू।